एक पुरानी कहानी है एक राजा की जिसे शतरंज का जुनून था। एक दिन एक अजनबी ने उसे चुनौती दी और एक शर्त रखी। शर्त सुनने में तो बहुत ही मामूली थी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। अजनबी ने कहा, महाराज, अगर मैं जीता तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस शतरंज के पहले खाने पर गेहूं का एक दाना रख दीजिएगा, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4, मतलब हर अगले खाने पर पिछले वाले से 2 गुना। राजा तो जोर से हंस पड़ा। सोचा, ये भिखारी भी क्या मांग रहा है, कुछ मुट्ठी भर गेहूं। खैर, खेल हुआ और राजा हार गया। पर जब इनाम चुकाने की बारी आई तो राजा के होश उड़ गए। आधा बोर्ड भरते भरते ही खजाने खाली हो गए। हिसाब इतना भयानक हो चुका था कि अगर राजा अपनी पूरी सल्तनत नहीं, पूरी दुनिया का सारा गेहूं भी ले आता, तब भी वो अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। एक मामूली से दाने से शुरू हुई ये गिनती एक तबाही में बदल गई थी। और यहीं पर गणित और बायोलॉजी एक दूसरे से टकराते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं चरघातांकी वृद्धि, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये प्रकृति का सबसे जबरदस्त और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो सबसे खतरनाक हथियार है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। प्रकृति में हर जीव, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक बड़ा सा हाथी, इसी भयानक गणितीय ताकत के साथ पैदा होता है। लेकिन प्रकृति को समझने के लिए हमें एक अकेले जीव को नहीं, बल्कि उसके पूरे समूह को, यानी उसकी आबादी, उसकी पॉपुलेशन को देखना होता है। इकोलॉजी में देखने का नजरिया ही बदल जाता है। देखिए, एक अकेला जीव या तो पैदा होता है या मर जाता है, सिंपल। लेकिन एक आबादी यानी पॉपुलेशन का एक बर्थ रेट होता है और एक डेथ रेट। उसका एक सेक्स रेशियो होता है, मतलब यहाँ बात एक की नहीं बल्कि एवरेजेस और ट्रेंड्स की होती है। और एक आबादी का एक और जरूरी गुण होता है उसका एज पिरामिड। अगर किसी आबादी में जवान लोगों की संख्या ज्यादा है जो आगे चलकर बच्चे पैदा करेंगे, तो पिरामिड का बेस चौड़ा होगा। इसका मतलब है कि वो आबादी भविष्य में रॉकेट की तरह बढ़ने वाली है। और अगर बेस पतला है तो समझ जाइए कि आबादी सिकुड़ रही है। लेकिन आबादी को गिनना हमेशा सीधा साधा नहीं होता। अब एक पहेली है आपके लिए। सोचिए, एक जंगल में 200 छोटे छोटे गाजर घास के पौधे हैं और उसी जंगल के बीच में एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ है। तो अगर सिर्फ गिनती करें तो स्कोर हुआ 200 बनाम 1। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जंगल में गाजर घास ज्यादा जरूरी है? नहीं, प्रकृति का गणित सिर्फ सिर गिनने पर नहीं चलता। ऐसे मामलों में इकोलॉजिस्ट्स नंबर्स की जगह बायोमास यानी जीव भार को देखते हैं। वो एक अकेला बरगद का पेड़ वजन में उन 200 पौधों से हजारों गुना भारी है। उसकी छांव ये तय करती है कि नीचे कौन से पौधे उगेंगे, और सैकड़ों पंछी और कीड़े उस एक पेड़ को ही अपना घर मानते हैं। तो यहाँ गिनती से ज्यादा असर मायने रखता है। और जानवरों को गिनना तो और भी मुश्किल काम है। आखिरकार हम जंगल में जाकर बाघों को एक लाइन में खड़ा तो नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए हमारे नेशनल पार्क्स में बाघों की गिनती सीधे नहीं बल्कि जासूसों की तरह की जाती है, उनके पंजों के निशान से, उनके मल का विश्लेषण करके। इससे बिना बाघ को देखे ही हम उसकी आबादी का बिल्कुल सही अंदाजा लगा लेते हैं। तो ठीक है, अब हमने आबादी को गिनना तो सीख लिया, लेकिन असली सवाल तो यह है कि आबादी घटती बढ़ती क्यों है? इसके पीछे क्या नियम काम करते हैं? यहीं पर हम ग्रोथ की उस अदृश्य दीवार को समझने की कोशिश करेंगे जिसका सामना हर प्रजाति को करना पड़ता है। इकोलॉजी में एक बहुत मशहूर इक्वेशन है, dN/dt = Rn। अब इससे घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। ये जो R है ना, यही इस पूरी कहानी का हीरो भी है और विलन भी। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी प्रजाति को अनलिमिटेड खाना, पानी और जगह दे दी जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा कितनी रफ्तार से बढ़ सकती है। ये R वही रफ्तार है। और यही हमारी शतरंज वाली कहानी फिर से याद आती है। चार्ल्स डार्विन ने सोचा था कि हाथी जो इतना धीरे धीरे प्रजनन करता है, अगर उसे भी पूरी छूट दे दी जाए तो कुछ ही 100 सालों में पूरी धरती हाथियों से पट जाएगी। और पैरामीशियम जैसे छोटे जीव की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो सिर्फ 2 महीने में पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ी आबादी बना सकता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल दिमाग में खटकता है। अगर हर प्रजाति के पास ये R वाली सुपर पावर है, तो फिर ये धरती आज हाथियों या पैरामीशियम से ढकी हुई क्यों नहीं है? कोई तो है जो इन्हें रोक रहा है ना? और जो चीज इन्हें रोक रही है वो है असलियत।
हकीकत में प्रकृति में संसाधन कभी अनलिमिटेड नहीं होते। खाना, पानी, जगह सब कुछ सीमित है। प्रकृति की इसी सीमा को, इसी लिमिट को हम कहते हैं पोषण क्षमता, यानी कैरिंग कैपेसिटी। इसे हम के से दिखाते हैं। ये वही अदृश्य दीवार है। तो असल दुनिया में ग्रोथ की कहानी ऐसी दिखती है। जब तक संसाधन भरपूर है, आबादी एक जे की तरह तेजी से ऊपर जाती है। लेकिन जैसे ही आबादी उस के वाले दीवार के पास पहुंचती है, ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं और ग्राफ एक एस शेप ले लेता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? डार्विन का जो पूरा सिद्धांत है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसकी जड़ यहीं के वाली दीवार है। क्योंकि संसाधन सीमित हैं, इसीलिए जिंदा रहने के लिए संघर्ष होता है, और इसी संघर्ष में जो सबसे फिट होता है वो जीतता है। एवोल्यूशन ऐशो आराम में नहीं, बल्कि कमी और संघर्ष में होता है। तो जब संसाधन सीमित होते हैं और प्रजातियां उस के की दीवार से टकराती हैं, तो क्या होता है? तब शुरू होता है लेन देन। अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे से मिलती हैं। प्रकृति एक ही समय में जंग का मैदान भी है और सहयोग का मंच भी। इसी को हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस। मोटे तौर पर प्रकृति में 5 तरह के रिश्ते देखने को मिलते हैं। कुछ में एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान, किसी में दोनों का ही नुकसान होता है तो किसी में दोनों का फायदा। चलिए एक एक करके इनके कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला रिश्ता है प्रभक्षण यानी शिकार। लेकिन शिकारी भी बहुत समझदार होते हैं। वो कभी भी अपने शिकार को पूरी तरह खत्म नहीं करते, वरना वो खुद भूखे मर जाएंगे। इसके जवाब में शिकार भी बचने के नए नए तरीके निकालता है। और पौधे, वो भाग तो सकते नहीं, तो वो करते हैं केमिकल वॉरफेयर। जैसे कैलोट्रोपिस का पौधा एक ऐसा जहर बनाता है जिसे खाने से किसी भी जानवर का दिल काम करना बंद कर सकता है। जब 2 प्रजातियों को एक ही चीज चाहिए होती है तो होता है कंपटीशन, जिसमें हमेशा दोनों का नुकसान होता है। इससे बचने के लिए प्रकृति ने एक कमाल का रास्ता निकाला है, बंटवारा। मैकार्थर नाम के एक वैज्ञानिक ने देखा कि एक ही पेड़ पर वॉर्बलर चिड़िया की 5 प्रजातियां रहती थीं। सब कीड़े खाती थीं, लेकिन लड़ने के बजाय उन्होंने पेड़ को आपस में बांट लिया। कोई सबसे ऊपर शिकार करती, तो कोई बीच में, तो कोई नीचे। नतीजा, सब शांति से साथ साथ रहते हैं। पर कुछ प्रजातियां समझौता नहीं करती, वो धोखा देती हैं। मिलिए प्रकृति के सबसे शातिर अपराधी से, कोयल। ये परजीविता का बेहतरीन उदाहरण है। कोयल इतनी चालाक है कि वो अपना घोंसला ही नहीं बनाती, वो चुपके से अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे आती है। लाखों सालों के एवोल्यूशन ने कोयल के अंडों को बिल्कुल कौवे के अंडों जैसा बना दिया है, ताकि कौवे को शक भी ना हो। लेकिन प्रकृति में सिर्फ धोखेबाजी नहीं, दोस्ती भी होती है। सहभोजिता में एक को फायदा होता है पर दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गाय भैंस के पीछे चलने वाले बगुले। मवेशियों के चलने से कीड़े उड़ते हैं और बगुले का काम आसान हो जाता है। और फिर है सहोपकारिता, यानी सच्ची टीम वर्क, जहां दोनों का फायदा हो। इसका सबसे अद्भुत उदाहरण है अंजीर और बर्र का रिश्ता। ये दोनों एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। एक के बिना दूसरे का जीवन चक्र अधूरा है। तो देखिए, आज हमारी ये यात्रा शतरंज की बिसात से शुरू हुई, जहां हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अंधी ताकत को देखा। फिर हमने देखा कि कैसे प्रकृति कैरिंग कैपेसिटी की दीवार खड़ी करके उस पर लगाम कसती है, और कैसे इसी सीमित जगह में जीने के लिए जीवों के बीच इतने जटिल रिश्ते बन जाते हैं। और यहीं पर मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहता हूँ। हमने जानवरों और पौधों पर पोषण क्षमता की वो अदृश्य दीवार देखी, लेकिन अगर हम खुद को, यानी इंसानों को देखें, तो क्या हमने अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से प्रकृति की उस सीमा को हमेशा के लिए तोड़ दिया है? या फिर हम सिर्फ उस अदृश्य दीवार से होने वाली टक्कर को कुछ समय के लिए टाल रहे हैं? इस धरती पर इंसानियत की असली कैरिंग कैपेसिटी क्या है? सोचिएगा जरूर।